अस्सलाम वालेकुम। सिटी एचएन में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारा और आपका ये जो साथ है वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। और कई दफ़ा हमें दूसरों की तरफ से अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा होता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बिहेवियर को उस लेवल पर मत जाने दें और कोशिश करें कि अपने बिहेवियर को सही रखते हुए लोगों से डील करें और अपने जितने भी मामला आते हैं उसी तरह से सुलझाने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैसलाबाद शहर के मौसम के अगले 24 घंटे में क्या सूरत हाल रहेगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 27 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। हवा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और ऑफ कोर्स विजिबिलिटी भी मुझे होता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए 998 मीटर्स विजिबिलिटी होगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम स्मोक की वजह से विजिबिलिटी इफेक्ट ज़रूर हो रही है। कोशिश करें कि वक्त से पहले निकलें अगर आपने कहीं पर जाना भी है, और अगर आपको देरी हो रही है, आप कहीं पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो बिल्कुल भी आपने स्पीड नहीं करना है। आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत खास है। हम चाहते हैं कि आप अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें, ना आपका नुकसान हो ना किसी और का नुकसान है। और बारिश की भी अगर बात करें, आई थिंक फैसलाबाद शहर में बारिश हमें वैसे ही कम देखने को मिलती है और आजकल तो और भी कम हो गई है। स्मोक ज़्यादा होती जा रही है और बारिशें जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अगले 10 दिन के अंदर बारिश के कोई इम्कानात एट द मोमेंट तो नज़र नहीं आ रहे, जिसका मतलब है कि स्मोक भी ज़्यादा होगी, हो सकता है फॉग भी हमें देखने को मिले। आपने बिल्कुल कोशिश करनी है स्पीड नहीं करें, और स्पेशली अगर आप सुबह के वक्त और शाम के वक्त घर से बाहर निकलते हैं तो आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है अपने फेस को कवर कर लें या उन टाइम्स पर बाहर निकलना अवॉइड करें, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रीदिंग इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वजह से। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज भी ना फेस करने पड़े। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है सबसे पहले हम हमेशा कोशिश करते हैं पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक पॉजिटिव बात के साथ शो को शुरू करें। तो आज भी ऐसा ही कुछ करेंगे, एक दिन एक नेकी के साथ जो है प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज मेरे भाइयों ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कब्र पे जाया करो, वहाँ अल्लाह से बख्शिश तलब किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर बख्श देगा। इसमें मुझे हदीस याद आ गई, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, वो फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपको जब दफना दिया गया, 3 दिन के बाद एक देहाती आया और देहाती आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कब्र पे खड़े होकर कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने ऊपर गुनाह करके जुल्म किया, अगर मेरे महबूब के पास आएंगे और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवाएंगे और मेरा महबूब सिफारिश कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम, मैं आपको सिफारशी बनाकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे। तो रिवायात में आता है, आवाज़ आई, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। इसलिए हमें वहाँ सलाम के लिए भी हाजिर होना चाहिए और वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सिफारिश भी करवानी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी हाज़री की बार बार तौफीक अता फरमाए। तो जी, इस खूबसूरत मैसेज के साथ इस दिन का आगाज़ करते हैं। आप लोग हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके हम लोग कोई ना कोई नेकी एक दिन में ज़रूर करें और अच्छे काम करने की कोशिश करें, पॉजिटिव काम, और ऐसे काम जिनसे हम अल्लाह ताला से, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक हो जाएं, करीब हो जाएं, हमारा ईमान और मजबूत हो जाए और हमारा जो एक ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ वो भी मजबूत होता रहे। इसी के साथ जी, आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं लाजमी तौर पे शो में उनको ऐड करें, उनके बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो आखिर
इन मसाइल को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बिन अ ह्यूज इशू इन फैसलाबाद, जहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं आए दिन हमें देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता जिस तरह से प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होती है इन इशूज़ को हाईलाइट करें, आगे मंजर आम पर लेकर आएँ और इदारों तक अगर कोई आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, आप लोगों की आवाज़, स्टूडेंट्स की आवाज़, टीचर्स की आवाज़, सारे इंतज़ामिया की आवाज़ अगर इदारों तक नहीं पहुंच पा रही है तो उनको इदारों तक लेकर जाएं और इदारों तक पहुंचाएं। ऑफकोर्स आपको पता है कि अगर आपके कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप हमारे शो में ऐड करवाना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन कराऊं, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, और कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर पहले गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती थी, फंडिंग को शायद आने वाले वक्त में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो अभी टेम्परेरी बेसिस पर और पार्शली किया जा रहा है उसके बाद कंप्लीटली जितनी भी टीचर्स की सैलरीज हैं या इवन यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही जो है वो पुट ऑन करने की कोशिश की जाए। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी डॉक्टर खुर्शीद आजम हमारे साथ मौजूद हैं, सदर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीजन है। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। इसके साथ प्रोफेसर शगुफ्ता राना भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फैसलाबाद डिवीजन, आपको भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ जहांगीर अशरफ हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और ऑफकोर्स आप लोगों को पता है जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन की तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स डिपेंड करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना हर वालिदैन का ख्वाब होता है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा जहांगीर, तो आई थिंक वो इशू जो है वो बढ़ता जाता है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अल्फाज में बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर पाएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कल एहतजाज भी किया गया था, ऑफकोर्स एहतजाज तक बात पहुंची है, इसका मतलब है कि इदारों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है और वो जो भी रिक्वेस्ट हैं इंतजामिया की उनको नहीं सुन पा रहे हैं। जहांगीर, मैं चाहूँगी अगर आप अपने अल्फाज में बयान करें। अच्छा फातिमा, गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ ये गवर्नमेंट बल्कि माजी में भी मोस्टली देखा गया है कि एजुकेशन पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। हमारे यहाँ सबसे पहले तो अगर देखें कि कॉलेजेस की वैसे ही तादाद कम है। फैसलाबाद में सिर्फ हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की तादाद तकरीबन 600 के करीब है, जबकि गवर्नमेंट साइड पे अगर सिर्फ कॉलेजेस की बात करें तो वो मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है कि 50 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं। अब देखिए इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जब आगे जाएंगे तो उनको स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेटली अफोर्ड एजुकेशन करना वो हर पेरेंट के बस से बाहर है। अब बात करें करंट जो इशू चल रहा है कि अब गवर्नमेंट स्टेप वाइज सरकारी कॉलेजेस को प्राइवेट करने जा रही है और उसका पहला स्टेप ये है कि 18 कॉलेजेस पंजाब भर के सिलेक्ट किए गए, जिसमें फैसलाबाद का भी एक कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज जो फैसलाबाद का माना जाता है बच्चों की तादाद के हवाले से, या वहाँ पर 17 BS प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं इस हवाले से, तो उसको भी शुमार किया गया है। और इन तमाम इदारों को कहा गया है कि इनके अकाउंट्स का अकाउंट ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। प्रिंसिपल जो है वो अपने अकाउंट खुद मेंटेन करेगा, असाजा की सैलरीज और दीगर जितने भी मामलात होंगे नॉन सैलरी के इश्यूज़ के हवाले से वो सारे अपने तौर पर हैंडल किए जाएंगे। इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट से सेपरेट करने जा रहे हैं इनको, और फर्स्ट स्टेप के तौर पर उनके अकाउंट्स को आसान अकाउंट का नाम देकर सेपरेट किया जा रहा है कि आप प्रिंसिपल हैं, आप खुद ही अपने मामलात को देखें। इससे पहले इन्हीं कॉलेजेस को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत प्राइवेट करने का एक प्लान बनाया गया था, असाजा सड़कों पर आए, उसको रोक दिया गया। अब नया एक तरीकाकार निकाला गया है कि उनके अकाउंट्स को फर्स्टली आप सेपरेट करें और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कहा जाएगा कि आप अपने फंड्स खुद जनरेट करें, गवर्नमेंट जो फंडिंग कर रही है वो हाथ पीछे आ जाएगा और सारा बोझ अल्टीमेटली स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। अब देखें, अगर एक तालीमी इदारे ने अपने फंड्स खुद जनरेट करने हैं जिस तरह प्राइवेट करता है इदारा, तो वो फिर बच्चों की फीसों से अफोर्ड करता है। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि सारा जो कॉलेज का है अखराजात वो सारे बच्चों ने पे करने हैं। तो बच्चों से अगर वो वसूल करेंगे तो इस वक्त जो 4-5 हज़ार रुपये फीस साल की दे रहे हैं बच्चे या एक सेमेस्टर की दे रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जो प्राइवेट सेक्टर की तरह 30-40 हज़ार 50 हज़ार इससे ऊपर भी जा सकती है। तो एजुकेशन को महंगा करने की तरफ ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जा रही है, जिसकी वजह से असाजा सड़कों पर आ रहे हैं। और कल फैसलाबाद में
डिस्कोट रोड पर असातिज़ा की बड़ी तादाद ने रोड ब्लॉक किया, प्रोटेस्ट भी किया, और उसमें मुतालबा यही था कि गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्नमेंट के अंडर ही रहने दिया जाए, उनको प्राइवेटाइज ना किया जाए। नए इदारे खोलने के बजाय गवर्नमेंट पुराने इदारों को प्राइवेट करने की तरफ जा रही है, जिसके बायस जो पहले ही बच्चों के पास सिर्फ 40 से 50 कॉलेज फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनमें से और तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से मजीद दूर हो जाएंगे और मैट्रिक के बाद बच्चों के लिए तालीम ख्वाब बन जाएगा। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से बात करें, बहुत बच्चे इम्पैक्ट होंगे सबसे ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे, और पेरेंट्स जो कि ख्वाब देखते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, और अफोर्डेबल एजुकेशन जो कि एक रियलिटी होनी चाहिए और हर किसी के लिए पॉसिबल होना चाहिए, वो जितना होगा वो रियलिटी से दूर होती जाएगी। शुगफ्ता साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी अगर आप भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें इस पर कि किस तरह के इश्यूज आगे चलते हुए स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर या टीचर्स को लेकर जनरेट हो सकते हैं। सबसे मेन इशू यही है हमारा अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से है, हमें जिसके लिए हम जो है हमारी एहतजाजी रैलियाँ जो है हम निकाल रहे हैं। इस तरह की ये इशू जो था 2002 में भी उठा था और उसके बाद 2009 में भी, जिसमें हमारे 26 कॉलेजेस को जो है वो प्राइवेट करने के फहरिस्त तैयार की गई थी, लेकिन उसमें से 8 जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी गई। उसमें से यही बाकी 18 कॉलेज जो है ये जो अब हमारे सर फहरिस्त है, जिनको जो है प्राइवेट यानी कि निजकारी की तरफ लेके आया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इसको दिया है कि आसान असाइनमेंट की आड़ में जो है ये इनको निजकारी की तरफ और उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर के हवाले करना चाहती है। तो इसमें ये है कि इसके असरात जो है ना सिर्फ असातिज़ा काम पे बल्कि सबसे ज़्यादा जो होंगे वो स्टूडेंट पे पड़ेंगे, इसलिए कि वही ज़्यादा सफ़र करेंगे। एक मिडिल क्लास का जो है कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को जो है एक सस्ती और मियारी तालीम से जो है वो उससे महरूम हो जाएंगे, इसलिए कि वो अफोर्ड क्या नहीं कर सकेंगे, उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो तालीम दिलवा सकें। बिल्कुल, और खुर्शीद साहब मैं चाहूँगी अगर आप भी थोड़े से इसके हवाले से बात करें, एहतजाज क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसे हालात आ गए, ऐसा वक्त आ गया कि इंतजामिया तक बात दूसरे किसी तरीके से नहीं पहुंच सकती थी? पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें जो फीडबैक टीचर्स का है वो बिल्कुल नहीं लिया जाता, ना होने के बराबर है, बहुत कम होता है। अगर टीचर्स का फीडबैक हो, मसलन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सीनियर टीचर हैं उनकी एक कमेटी बन जाए, वो बताएं कि हम इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और उसको फिर आगे हायर अथॉरिटीज भी देखें, उसमें जो भी चेंजिंग है उनके साथ किया जाए तो वो बहुत बेहतर होता है। असल में पॉलिसी ऊपर बन जाती है और उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, नीचे बहुत देर बाद पता चलता है कि असल में है। आप देखो ये कहा तो जा रहा है कि ये आसान अकाउंट है, आसान अकाउंट किस तरह है ये कि आप बिल्कुल अकाउंट ऑफिस से तो अलहदा कर रहे हैं उनको, और दूसरा फिर ये कि जैसे मैडम ने बताया कि 26 कॉलेज थे, 8 पहले आपने यूनिवर्सिटियां बना दी, अब जो 8 आपने बनाई हैं उनमें देखें कि क्या फर्क है। मसलन फैसलाबाद में 2 बड़े कॉलेज पहले जो यूनिवर्सिटियां बनी है, वुमेन यूनिवर्सिटी बनी है और फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो बनी है। अब मैं वहां का खुद स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि जब हमने वहां एफएससी में एडमिशन लिया था तो बड़ा मुश्किल था वहां पर एडमिशन लेना, कि बहुत दूर दूर से भी लोग आते थे, एक वैल्यू थी। अब वहां पे वो कॉलेज का वो हिसाब नहीं रहा, और उसमें फिर क्या हुआ कि टीचर्स को स्टार्ट में कहा गया कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपकी पे तो आती रहेगी और जो है ना वो इतना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें जब वो कॉलेज था तब उसकी फ़ी कितनी थी, फिर वो यूनिवर्सिटी बनी तो फिर उसकी फ़ी कितनी हो गई, और उस अब तो वो अफोर्डेबल नहीं है। पेरेंट्स जो हमारे मतवसत तबका है वो उसके लिए तो वो नामुमकिन हो गया कि वो अपने बच्चे को वहाँ पर जो है वो एजुकेशन दिलाएं। फिर टीचर्स को जब कहा गया जी टीचर्स को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से सारे कॉलेज कैडर के टीचर जो है वो फारिग किए गए और रिसेंटली जितने भी टीचर थे उनको रिपैट्रिएट किया गया। और ये फरवरी में नोट्स हुआ, फरवरी 2020 में इन्होंने कहा कि जी हम इनको निकाल रहे हैं और उसका कोई होमवर्क नहीं है। 30 जून को उनको यूनिवर्सिटी से फारिग किया और अभी तक उनकी पेज नहीं मिली, उनको बहुत सारे टीचर्स की पे नहीं मिली, और इवन कुछ जो फैसलाबाद में 8-10 टीचर ऐसे हैं कि उनकी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं कहीं पे हुई। बिल्कुल, और बिकॉज मैं जानना चाहूंगी कि क्या डिफरेंस आया ट्यूशन फी के अंदर बच्चों के लिए? मतलब कॉलेज में अब हमारा जो पहला सेमेस्टर है उसकी फी थोड़ी ज्यादा होती है, 10,000 के करीब है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है। आगे हर सेमेस्टर की 4 से 5,000 फी है। अब एक सेमेस्टर की 4 से 5,000 फी बच्चा अफोर्ड करता है क्या? और यूनिवर्सिटी की अगर उसके हिसाब से देखें तो वो कई गुना बनती है।
और वो फिर कैसे पेरेंट्स जो है उनके ऊपर बहुत बर्डन आता है। अब 4 से 5 हज़ार में एक बच्चा एजुकेशन ले रहा है, और जब उस कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे या प्राइवेट कर देंगे तो फिर उसकी फीस, जब उसने फंड वहां से जनरेट करने हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी फी बढ़नी है, तो वो सारा बर्डन जो है वो पेरेंट्स पे आ जाएगा। अच्छा फातिमा, फीस के हवाले से मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उसमें अगर इंटरमीडिएट के एडमिशन चल रहे हैं तो उसकी फीस होगी 3,000 4,000 रुपए साल की फीस। लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी का जो कम्युनिटी कॉलेज उन्होंने बनाया है उसकी फीस 50,000 से ज्यादा है। अब वो एक प्राइवेट कॉलेज की तरह का कॉलेज बन गया है। अब जीसी कॉलेज जिनकी ये बात कर रहे हैं कि जब ये पढ़ते थे जीसी कॉलेज में तब उसकी फीस भी इसी तरह गवर्नमेंट की तरह 2-3 हज़ार रुपए, बल्कि उस दौर में तो शायद 1,000 रुपये से भी कम होती हो। लेकिन अब इस वक्त गवर्नमेंट की जो करंट फीस है वो 3,000 4,000 फर्स्ट ईयर की फीस है। लेकिन अगर जीसी के कम्युनिटी कॉलेज में जाएं जो कि इसी तर्ज में प्राइवेटाइज टाइप, क्योंकि अब वो ऑटोनमस है, उसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती, उसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती, अपने फंड खुद जनरेट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के बच्चे से 50,000 रुपये और इससे ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं। कितना डिफरेंस आ गया। जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकता था 4-5 हज़ार में, अब वो अगर गवर्नमेंट कॉलेज के कम्युनिटी कॉलेज में जाएगा तो उसको कम से कम 50,000 फीस देना पड़ेगी। इसी तरह ये हो रहा है कि अगर ये प्राइवेट अकाउंट उनके बना दिए गए तो फिर कल को ये भी फीस 5,000 नहीं रहेगी, ये 40-50 पे जाएगी, क्योंकि इससे कम में अखराजात मेंटेन नहीं हो पाते। बिल्कुल। शगुफ्ता मैम, अगर आप भी थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा और कितने बच्चे जो हैं हो सकता है कि वो कॉलेजेस अफोर्ड ही ना कर पाए, अफोर्डेबिलिटी पे बहुत इशू होगा। जैसे कि हमारे मोस्टली जो है चूँकि मतवसत तबका से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, मैं भी अपने कॉलेज में जो है इंचार्ज हूँ एडमिशन कमेटी की फर्स्ट ईयर की। तो हमारे कॉलेज में मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स आके कि इसका बाप ये नहीं करता, ये नशा करता है या कुछ भी, हम तो जो हमारी होती है 3,500 से लेके 4,000 तक फी होती है वो भी नहीं पे कर सकते। उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हमने चैरिटी फंड एक बनाया हुआ अपने कॉलेज में, तो उनसे हम उन बच्चों को जो है उनकी फीसिस जो है वो देते हैं ताकि ये बच्चे जो है अपनी तालीम को जो है जारी रख सकें। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनको प्राइवेट इसी तरह किया तो जैसा कि उनकी फीस पहले जो है वो 4,000 है, उसके बाद अगर वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं तो उनकी तो एक सेमेस्टर की 50,000 इससे अबव भी हो सकती है कि वो फीस, और वो तो बच्चों के लिए ये तालीम एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम फरोगे तालीम पे जोर दे रही है और दूसरी तरफ खुद ही उसके लिए सबसे बड़ी हर्डल बनी हुई है। फिर तो ये है कि जो भी अगर तालीम हासिल करेगा तो वो अमीर का बच्चा ही करेगा या इन जो है ब्यूरोक्रेट इनके बच्चे तालीम हासिल करेंगे, गरीब का बच्चा तो फिर सबसे पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। एहतजाज में आपकी क्या डिमांड्स थी, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, किस तरह से अगर जाना भी चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो किस तरह से करना चाहिए ताकि ना स्टूडेंट्स इम्पैक्ट हो और ना टीचर्स इम्पैक्ट हो? उसमें हमारा यही था कि जिस तरह कॉलेजेस रन हो रहे हैं उसी तरह चलते जाएं और उनमें बेहतरी लाई जाए। उसके लिए बहुत सारे प्लान हैं कि आप फंड्स जो हैं उनको किस तरह जनरेट करना है, कोई ना कोई तरीकेकार इख्तियार किया जा सकता है। प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग बनाई जाए और उनसे राय ली जाए और वो फिर बताएं कि किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, और बहुत से हमारे इदारों ने किया भी है। बस समनाबाद कॉलेज की हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसमें जो 17 BS हो रहे हैं ये खुद ही एफर्ट करके, उसमें बहुत सारे टीचर्स ने, और रूम की भी बहुत कमी थी स्टार्ट में कि किस तरह से जहां तक पहुंचे हैं। अब वो टीचर्स की एफर्ट और स्टूडेंट्स ने भी जो स्टार्ट में सफर किया है वो सारी चीजें तो साइड पे कर दी जाती हैं और कहा जाता है कि नहीं अब ये एक अदारा बड़ा हो गया तो इसको हम यूनिवर्सिटी कन्वर्ट कर दें। वैसे भी फंड दिए जाएं और जो कॉलेज टीचर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए, उनके लिए भी इवन आप कोई टीचर रिसर्च करना चाहता है उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कॉलेज साइड पे कोई उनका जर्नल नहीं है, किसी तरह से उनको जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है कि उनको एक अलग यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लेना पड़ता है। उधर अगर इधर भी थोड़ा किया जाए तो जहां भी कॉम्पिटेंट टीचर आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं और उन सबको अगर थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए तो वो उनका म्यार बेहतर होगा, और बल्कि यहां तो उनकी निस्बत उनको फ्रस्ट्रेट किया जाता है। 4-4 साल तक उनके केसेस लिए जाते हैं और उनको प्रमोशन नहीं दी जाती। एक तो होता है कि केस आपका गया प्रमोशन हो जाए, लोग प्रमोशन के बगैर रिटायर हो रहे हैं। अब वो जब दूसरे लोग भी देख रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर वो कभी कैडर छोड़ने की बात करते हैं, फिर वो जो मुख्तलिफ तरीके उसके जो आते हैं जिस वजह से फिर लॉस जो एंड पे कम्युनिटी का आता है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट जॉब्स एक वक्त हुआ करता था, आई रिमेंबर के बात किया करते हैं लोग, एक वक्त हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब्स बहुत
अच्छी होती थी, हर किसी का ख्वाब होता था कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाएं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि हर कोई डरता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने से। और जैसे कि खुर्शीद साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, बयान किया कि फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। ऑफकोर्स आप काम करते हैं, आप प्रमोशन भी चाहते हैं, आप ये भी चाहेंगे कि आपकी सैलरी जो वो है वक्तन फवक्तन बढ़ाई जाए, और जिस तरह से भी चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स, उनको फैसिलिटीज़ बेहतर दी जाए, आसानियाँ उनके लिए पैदा की जाए, उनके काम को जितना भी हो सके उतना सपोर्ट किया जाए, ना कि उनके लिए रुकावटें और मुश्किलात जो हैं बढ़ा दी जाए। और देखने में यही मिलता है कि इसी तरह की चीज़ें जो है रिपीटेडली हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग अब कोशिश करते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना जाएं। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें अपना रास्ता जो है तब्दील कर लेना चाहिए। क्योंकि हम कुछ वक्त में हम ब्रेक लेने वाले हैं। जहांगीर, मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल इस पर मैं चाहती थी आप कमेंट करें, लेकिन क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है तो ऐसा करते हैं कि पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात करें कॉलेजेस के हवाले से। फैसलाबाद में 18 कॉलेजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ या फॉर द मोमेंट पार्शल प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, और उसात्ज़ा बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऑफकोर्स ना ही स्टूडेंट्स खुश होंगे, क्योंकि आगे चलते हुए जो अभी एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है और पार्शली सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ऑफिस को हैंडल करने के लिए दिए गए हैं जो सैलरीज हैं स्पेशली टीचर्स की, वो आगे चलते हुए फंडिंग के हवाले से भी गवर्नमेंट अपने पीछे हो सकती है, अपने हाथ पीछे कर सकती है, जिसके बाद टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेजेस के ऊपर आ जाएगी, जिसका मतलब है कि बच्चों की फी में इजाफा हो जाएगा। और जो आज लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग आते हैं, दूर इलाकों से आते हैं तालीम हासिल करने, माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतने ख्वाब देखते हैं कि आगे चलते हुए हमारा बच्चा कुछ बन पाएगा, उनकी पहुंच से दूर हो जाएगी तालीम, स्पेशली कॉलेजेस की एजुकेशन जो कि आज बहुत सारे लोगों को मिलती भी है, वो परसेंटेज भी कम हो जाएगी। हमें तो बेहतर करने की ज़रूरत है उस परसेंटेज की, ना कि उस परसेंटेज को और गिराने की, क्योंकि जितने ज़्यादा फीस होगी उतनी जो है अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का हर बच्चा इस बात का हकदार है कि वो तालीम हासिल कर सके, और जो माँ बाप हैं, हर माँ बाप ये ख्वाब देख सके कि उनका बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा और आगे चलकर अपना नाम बना सकेगा, अपने लिए, अपने घर के लिए पैसे कमा सकेगा। मैं चाहूँगी जहांगीर अगर आप इस पर कमेंट करें, स्पेशली ब्रेक में जाने से पहले भी मैं बात कर रही थी कि स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर लोग डरना शुरू हो गए हैं, इसके पीछे क्या वजह? अच्छा, वजह ये है कि अनड्यू प्रेशर और बिल्कुल जो अभी बात हो रही थी कि वन साइडेड पॉलिसीज आ रही हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उनको डायलॉग में नहीं लेकर आया जाता। जब आप पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो तब आप, अगर आप कॉलेज साइड के लिए एक पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं तो कॉलेज टीचर्स को इग्नोर कर देना, उनकी एसोसिएशंस को इग्नोर कर देना, प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर देना, और फिर ये चाहना कि वो जो पॉलिसी आप अनाउंस करेंगे उस पर मनोअन इम्प्लीमेंट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह स्कूल्स टीचर्स के साथ होता है कि उनके लिए पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह कॉलेज वालों के साथ हो रहा है कि उनकी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको दे दी जाती हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है इसमें ये शराइत रखी गई हैं और फिर वो सड़कों पे आते हैं। अब देखिए, क्लासरूम में होना चाहिए हमारे टीचर्स को, तालीमी इदारों में रहना चाहिए हमारे टीचर्स को, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ आए दिन सड़कों पर हम देखते हैं कि टीचर्स हमारे जो हैं वो सड़कों पर होते हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों। वो वजह यही है कि गवर्नमेंट वन साइडेड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन जिसने इंप्लीमेंट करना है, अब देखिए कॉलेजेस में या तो प्रिंसिपल बैठा है आपकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, उसके बाद टीचर्स हैं। अब टीचर्स का इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ है, अब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो अल्टीमेटली एक तो आपका ओवरऑल इदारा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन बच्चे की तालीम जो है वो सफ़र कर रही है। अब जितने दिन या जितने प्रोटेस्ट होंगे जहाँ जहाँ जिस सिटीज़ में, उस दिन तो बच्चों का गया ना पढ़ाई के हवाले से, तो इस हवाले से अल्टीमेटली नुकसान हमारे बच्चों का हो रहा है। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें तालीमी अदारों में बिलखसूस इस सियासत को लेकर नहीं आना चाहिए। देखिए, ये सियासत ही होती है कि आप मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर आने के लिए। अब टीचर पॉलिटिक्स भी है, उनकी पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन, उनकी एक समझ लें कि टीचर्स का पॉलिटिकल विंग समझ लें कि उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनकी नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हमारे पास भी हैं और सड़कों पर भी यही असाज़ा आते हैं।
तो रीज़न यही है कि गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस करने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले मुशावरत करे मुतलका स्टेक होल्डर से, चाहे जो भी हो। अगर कॉलेज है तो कॉलेज टीचर्स और प्रिंसिपल्स और इनके नुमाइंदगान से, और इसी तरह अगर स्कूल्स के लिए कर रही हैं तो स्कूल्स वालों को एतमाद में लिया जाए। अब देखें, बनी गाला तक गए हमारे स्कूल टीचर्स, अब लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान में साजा सड़कों पर आ चुके हैं। और ये गवर्नमेंट जो है ये शायद वो हटदर्मी पर उतरी हुई है कि खुद उनका धरना जायज़ होता है और किसी और का प्रोटेस्ट जो है वो नाजायज़ भी होता है, FIRs भी होती हैं और उसको गैर कानूनी भी कहा जाता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट जो है वो उनकी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहती है कि वो क्या जहांगीर करेगी। ने बड़े अच्छी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर ना जो आई सॉ दैट कि आपने जिस तरह से गवर्नमेंट को पॉइंट आउट किया, एंड बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जहांगीर इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है पाकिस्तान की, उनके पास तालीम तो एक बेसिक चीज़ है। अगर आप 12वीं तक की तालीम की बात करते हैं, वो तो एक बेसिक नेसेसिटी है, और उसके बाद भी इवन यूनिवर्सिटी भी अफोर्डेबल होनी चाहिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चा अगर तालीम से महरूम रहता है अफोर्डेबिलिटी की वजह से या किसी भी और रीज़न से, लेकिन हम आज अफोर्डेबिलिटी की बात करें, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की वजह से अगर वो तालीम नहीं हासिल कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। ये हर पाकिस्तानी के सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग इस पर आवाज़ उठाएं और इसके बारे में बात करें। प्रोफेसर शुगुफ्ता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी स्पेशली गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें, ये जो एहतजाज तक बात पहुंची है, इससे पहले आप लोगों ने कोशिश की थी कोई बातचीत करने की? फातिमा, जैसा कि आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तबका जो है वो टीचर्स का है। तो टीचर्स कभी भी नहीं चाहते कि हम जो है सड़कों पे आए डायरेक्ट। जो है पहले हम सबसे हमारे होते हैं कि हम अपनी हाई अथॉरिटीज़ के साथ मिल बैठ के डायलॉग करें, और वो हमें क्या रिस्पॉन्स इसका देते हैं। हमने अपने हाई अथॉरिटी के साथ बात की, लेकिन उन्होंने तो हमारी जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन, उन्होंने हमें फेवर्स दी, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें जो है हमारी इस जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद जब हमारी कहीं भी हाई अथॉरिटी के सामने सुनवाई नहीं हुई, तो देन हमने एहतजाज की तरफ जो है वो रुख किया। एसोसिएशंस ने मिल बैठ के एक प्लान किया। हमारी ये एहतजाज जो है 8 नवंबर से स्टार्ट है डिफरेंट डिवीजन्स में। सबसे पहले हमने साहिवाल डिवीजन में हुआ, फिर उसके बाद हमारा सियालकोट में, गुजरांवाला में, और कल जैसा कि सबको पता है फैसलाबाद में था। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। नोटिस उस पर क्या है, उस पर नेगेटिव हमारा उसका रिस्पॉन्स आया हमारे सामने कि जिसके लिए हम आसान असाइनमेंट अकाउंट के लिए एहतजाज कर रहे थे, उसका कल उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया कि उसको उन्होंने यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया है सब पे, यानी कि अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है। तो अगर इसी तरह वो चाहते हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे, इस तरह के डिसीजन लेंगे, तो ये पता नहीं हमारे जो भी टीचर्स है ये इनको दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहती हूँ कि हम जो है हमारा और ज्यादा शिद्दत से जो है ये एहतजाज की तरफ हम जाएंगे। कल हमारा जो है वो DG खां में है, फैसला डिवीजन में है हमारा एहतजाज, और उसके बाद हमारा 22 नवंबर बारोज सोमवार जो है सिविल सेक्रेटरीट के सामने हम धरना देंगे। और जब तक हमारी गवर्नमेंट के सामने सुनवाई नहीं होगी, तो हमारी जो है हम लोग और हमारी मरकजी क़यादत जो है इसके लिए जो है जद्दोजहद करती रहेगी जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। डॉक्टर खुर्शीद, अगर बात करें स्पेशली टीचर्स के हवाले से, ये एक स्टेप जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा उनकी डे टू डे लाइफ पर, और स्पेशली जो कॉलेजेस की एनवायरनमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा? उसमें जो टीचर्स के ज़हन में तो एक चीज़ चल रही है कि जब इन्होंने पहले 8 कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी बनाया, तो उसमें फिर जो हमारे कॉलेज कैडर के टीचर थे उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो तो उनके माइंड में चल रहा है कि देखिए अभी मैंने आपको पहले कहा है कि इनको रिपैट्रिएट किया गया 30 जून से, उनको 5 माह से पे नहीं मिली। अब देखो एक रियासत जो है वो कहे जो हम मदीना की रियासत के तर्ज पर चल रहे हैं और 5 माह से आप अपने एम्प्लॉय को पे नहीं दे रहे, तो कौन जिम्मेदार है इसका? और उनको क्या पता कि उनका घर कैसे चला है, उन्हें बच्चों की फी कैसे पे की है, और अभी तक 8-10 टीचर फैसलाबाद के हैं जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। जब ये सारी चीजें टीचर्स के जेहन में होंगी तो वो कैसे इस चीज को जो है वो कबूल करेंगे, और उनके जेहन में फिर यही आएगा ना कि कल को हमारे साथ भी यही होने वाला है। कि फिर दूसरा ये है कि जब पॉलिसी बना रहे हैं, अब वो एक आसान अकाउंट में चला गया, फिर ट्रांसफर जब कोई टीचर प्रमोट होता है किसी दूसरे कॉलेज में जाएगा, फिर उसका मसला बनेगा, फिर भी तो उसने अकाउंट ऑफिस में जाना है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अगर पहले तय की जाए, टीचर्स को एतमाद में लिया जाए,
फिर कोई बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। ये नहीं होता कि यकदम आप एक पॉलिसी जो है वो लागू करेंगे, ये इस तरह हो गया, और टीचर तो फिर फ्रस्ट्रेट होता ही है कि उसने तो देखना है कि पहले जो इन्होंने 8 कॉलेज बनाए थे उनके टीचर्स के साथ क्या हुआ, और वो अभी रिसेंटली हुआ है तो वो कैसे बोलता है। बहुत सारे टीचर अभी एडजस्ट हो रहे हैं कॉलेजेस में, और उन्होंने सारा देखा है प्रोसेस के ये कितना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने उसका भी कोई होमवर्क नहीं किया। फरवरी में आप अनाउंस किया है, जून तक आपको उनकी एडजस्टमेंट कर देनी चाहिए थी, लेकिन कोई होमवर्क नहीं है। सेक्रेटेरिएट में काम चला जाता है, वेट करते रहते हैं। प्रिंसिपल्स की कितनी सीटें खाली हैं, बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और बाद में ऑर्डर किए नहीं जा रहे। 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि टीचर्स को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देकर आए हैं और बाद में ऑर्डर्स नहीं होते, फिर एडवर्टाइज किया जाता है। अब देखो, जब आप इंटरव्यू दे के आते हैं, सब लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या बना, वो बता रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट होगा, फिर वो बताएगा जो भी डिसीजन है, जिसको भी आपने अपॉइंट करना है फौरन करें। कॉलेज प्रिंसिपल के बगैर कैसे चलेगा? वो तो कोई सिस्टम ही नहीं रहता उसका, कोई बंदा उसको मैनेज करने वाला नहीं होता। एक दिन प्रिंसिपल पे तो अब इतना प्रेशर है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने करनी होती है, वो तो एक दिन भी फ्री नहीं उनके पास होता। तो एक अदारा जो है वो हेड के बगैर ही चल रहा है, तो फिर आप कहेंगे जी वो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और सारी चीजें हों और वहां स्टाफ भी पूरा ना हो, तो फिर ये चीजें तो इस हक में नहीं है ना कि इससे तो बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे। टीचर्स को, प्रोफेसर्स को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे कि खुर्शीद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि इत्मीनान में नहीं लिया गया, एक डिसीजन थोप दिया जाता है, ये डिसीजन ले लिया है हमने, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है, अब आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता? अच्छा, ये इस गवर्नमेंट के बारे में बिलखसूस कहा जाता है कि शायद ये डिक्टेटरशिप की तरह की ना गवर्नमेंट चल रही है कि वो सिर्फ वन साइडेड डिसीजंस करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये इनके साथ भी वही हुआ टीचर्स के साथ कि वन साइडेड पॉलिसी आई, अनाउंसमेंट आई और उसमें कहा कि इम्प्लीमेंट करवाएं। अब देखें, स्कूल्स के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि मैं जनाब अपनी बात पे हर सूरत अमल दरामद करवाऊंगा, ये जितनी मर्जी बदमाशी कर लें। मतलब टीचर्स के लिए बदमाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमारे मिनिस्टर लेवल के अगर लोग, तो फिर क्या इनसे तवक्को की जा सकती है कि ये बैठकर बात करेंगे या डिसेंट वे में कोई बात करेंगे? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के हों चाहे स्कूल एजुकेशन के हों, उनका लबो लहजा ये है कि हमने अपनी बात मनवानी है। यानी कि ज़िद वाली इंतहा है इनमें। हमारे जो आला हुकाम हैं बिलखसूस एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, अभी तक कोई ऐसा 3 साल में कोई वाक़या नहीं हुआ कि इन्होंने टीचर्स की मानी हो। हमारे गवर्नमेंट साइड के जो टीचर्स हैं वो इतना अरसा सड़कों पर रहे हैं। हमारे कॉलेजेस के टीचर्स अभी बता रहे हैं ना कि 3-4 डिवीजन्स में प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मतलब कितनी हटदर्मी इस गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जा रही है कि हमारे साजा मुख्तलिफ डिवीजन्स में सड़कों पर आ चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता 22 नवंबर को लाहौर जा रहे हैं। माजी में भी जहांगीर इस तरह से टीचर्स को या प्रोफेसर्स की रिक्वेस्ट को, उनकी बात को इग्नोर किया गया? ये रिसेंटली आपको जो बताया कि हमारे पिछली गवर्नमेंट्स के दौरान, पिछली गवर्नमेंट जो है वो किसी ना किसी हद तक मान लेती थी। यानी कि अगर आपने डिमांड की है, 10 डिमांड की, तो आपकी एटलीस्ट 1-2 डिमांड तो मान ली जाती थी ना। अब ये क्या करते हैं, आपको लारा लगा देते हैं, आपको तसल्ली दे देते हैं, और उसके बाद अब टीचर्स की पे प्रोटेक्शन के हवाले से जो 2018 में डिसीजन अदालत दे चुकी है उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया इस गवर्नमेंट ने, यानी कि इल्तवा का शिकार रखती है। इसी तरह SSC साजा हैं 2014 में भर्ती हुए 16 स्केल के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, वो भी 2014-15 और उसके बाद जो भर्ती हुए उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। हालांकि वो 10 दिन बैठे रहे लाहौर एहतजाज कर रहे हैं और उनको धरना इसी शर्त पे ख़त्म करवाया गया है, यकीन दहानी पे, कि जनाब आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन अब परमानेंट नहीं किया गया। बिल्कुल जी, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। टीचर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, लेक्चरर्स और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स और वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज जारी है। जब पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं वही एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम चाहते हैं कि जितना हो सके हमारी पॉपुलेशन की परसेंटेज जो है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े आगे चलकर भी। जहाँ पे अगर बच्चे आज मैट्रिक की तालीम हासिल कर कर या 6वीं तक पढ़ाई कर कर छोड़ देते हैं,
डिफरेंट तरह की पर्सनल इश्यूज की तरफ वजह से या अफोर्डेबिलिटी की वजह से घर के खर्चे चलाने के लिए या डिफरेंट तरह की जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से उन्हें तालीम से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन हम एटलीस्ट ये चाहते हैं कि आगे चलते हुए चीज़ों को आसान किया जाए, हर बच्चे के पहुंच में तालीम हो, तालीम की नेमत हर बच्चे की पहुंच में हो। पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि ये इशू जो है बार बार आता है तालीम को लेकर और अफोर्डेबिलिटी को स्पेशली तालीम की लेकर, और जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि चीज़ें बेहतर होंगी वहाँ पर चीज़ों को और मुश्किल किया जा रहा है, बच्चों की पहुंच से पढ़ाई को और दूर किया जा रहा है। और वो वालिदैन जो कि पूरी ज़िंदगी ख्वाब देखते हैं कि चलो अगर हम कुछ नहीं कर पाए हम अपने बच्चे को तालीम देंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि वो आगे जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, उनकी पहुँच से भी ये ख्वाब दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, नोटिफिकेशंस जारी कर दी जाती है, लेकिन लेक्चरर्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को लूप में नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे एट द एंड सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनका फ्यूचर सफ़र करता है और एट द एंड हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है वो सफ़र करता है। इसी हवाले से बात कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज़ को और एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया। ब्रेक में जाने से पहले अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, सवालात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। जहांगीर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इसी हवाले से गवर्नमेंट क्यों बात को पहली दफ़ा में नहीं सुनती है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि गवर्नमेंट को अगर बात या मैसेज पहुंचाने की कोशिश की भी जाती है उसातिज़ा की तरफ से, लेक्चरर्स की तरफ से, और अगर हम इस स्पेसिफिक सूरत हाल में देखें तब भी कोशिश की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, गवर्नमेंट ये जो है ये हमेशा से कोई भी सेक्टर उसको दबाने पे लगी हुई है पिछले 3 साल से। इवन स्टार्ट में आते ही हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि जनाब मीडिया से गुजारिश है कि सब अच्छा दिखाया जाए। अब देखिए, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा दिखाएंगे, अब कुछ करेंगे तो वो दिखाएंगे ना। अब जो कर रहे हैं, जो हो रहा है मीडिया ने तो वही दिखाना है। इसी तरह से आप वन साइडेड हमेशा, हमारी जब से गवर्नमेंट आई है ये सोचती है कि जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो नहीं ठीक सोच रहे। तो इसलिए ये गवर्नमेंट जो है किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। जब आप खुद को अक्ल कुल समझेंगे तो आपके लिए सामने वाले की दलील जो है वो फजूल होगी, वो फारिग होगी और आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती होगी। तो ये गवर्नमेंट का ये सूरत हाल पिछले 3 साल में सामने आई है कि इनको किसी भी सेगमेंट से कोई सजेशन सामने आती है, कोई डिमांड सामने आती है, कोई रिक्वेस्ट आती है, उसको नज़रअंदाज करती है और कहती है जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। और इस सूरत हाल में भी यही हो रहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक है और यही इसका सोल्यूशन है। और ये शायद कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि जनाब आप पाबंदियाँ बढ़ाते जाएं, फाइनेंशियल अपनी लिमिटेशंस को और कम करते जाएं, और जो जिस तरह ये चला के पेंशन ख़त्म कर दी जाए और इस तरह की बातें, ये माली मामलात के हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर इन पर भी है। शायद उस वजह से ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं कि फाइनेंशियली ये बिल्कुल आज़ाद होना चाह रही है गवर्नमेंट कि हमें किसी को पैसे देने ही ना पड़े, हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट करें, अपने रिसोर्सेज को अपलिफ्ट करें, लेकिन हमें कहीं इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, किसी को पैसे देने ना पड़े। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप इन्फ्लेशन की जो बात करते हैं वो महंगाई ज़्यादा होती जाएगी। एजुकेशन में भी इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई हो रही है, एजुकेशन महंगी हो रही है। तो गवर्नमेंट इस बात को समझ नहीं रही कि हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है ताकि इसमें इन्फ्लेशन ना हो, इसमें इंक्रीज ना करे फीसें और एजुकेशन जो है महंगी ना हो। बिल्कुल। प्रोफेसर शगुफ्ता, स्पेशली अगर बात करें गवर्नमेंट की, जिस तरह से जहांगीर ने मेंशन किया कि अपना बर्डन खत्म करना चाह रही है, और यही स्ट्रैटेजी डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इस्तेमाल की जाती है, जहां पर पेंशनर्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या तो उनकी पेंशन रेट लगाई जाती है या तो उनकी सैलरीज के अंदर किसी ना किसी तरह से प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया जाता है ताकि सारा बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़े। किस हद तक सपोर्ट करती हैं और किस हद तक आपको लगता है कि ये एजुकेशन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? जैसे कि गवर्नमेंट ये चाहती है, ये करना चाहती है कि चूंकि इस टाइम जो है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो समझती है ये सबसे ज़्यादा बर्डन जो है इनकी वजह से है हम पे जो है, तो इनको जो है इस बर्डन को जो है हम अपनी गले से किसी ना किसी तरह जो है वो उतार दें। तो लेकिन ये है कि जब तक, इसलिए वो इनको जो है प्राइवेट या बोर्ड ऑफ गवर्नर के तहत जो है वो करना चाह रही है ताकि हमारे से जो है इनका बोझ उतर जाए और खुद से ये अपनी मदद आपके तहत जो है अपनी इस तालीम को जो है हायर सेकेंडरी स्कूल तक तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे कि बाकी मुल्कों में होता है उसी तरह ये उसको देखना चाहती है या करना चाहती है कि हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद जो है यूनिवर्सिटी में इनको चेंज कर दिया जाए और यूनिवर्सिटी जो है अपने अखराजात जो है वो खुद
जो है वो अफोर्ड कर सके, अपनी मदद आपके तहत जो है उसको चला सके। डॉक्टर खुर्शीद, गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती आप लोगों के मुतालबात को, आप लोग जो भी स्पेशली टीचर्स की तरफ से जो एहतजाज किए जा रहे हैं, क्या स्टेप्स होंगे आगे? जाहिर बात है, जब सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर पहले तो मीटिंग होती है, ये जो तरीक़ेकार है अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, अगर नहीं सुनी जाती या वादा करके फिर उस पर अमल नहीं किया जाता तो फिर एजुटेशन ही बाकी बचता है। लेकिन हम नहीं चाहते, चूँकि अगर देखें एजुकेशन, हेल्थ बुनियादी सहूलतें हैं, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि इससे जान छुड़वा लेगी, ये तो फिर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो उनको करना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि जो अदारे चल रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए, बल्कि उसमें जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होता है, वो जो एक बच्चा पोजीशन लेता है उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, थोड़ा एक उससे जाहिर है कंपटीशन आता है, बच्चे जो है वो एक ख्वाहिश पैदा होती है। यहाँ भी कॉलेज के फंड हैं, उनमें से उसके साथ कोई पार्टनरशिप करके थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, कुछ कॉलेज के फंड से हर कॉलेज में जो बच्चा पोजीशन ले रहा है उसको बहुत नहीं, हम नहीं चाहते कि मोटरसाइकिल स्टार्ट में दिया जाए, कोई गिफ्ट दिया जाए, थोड़ा एक उससे बेहतरी आएगी। और इसी तरह फिर वो बच्चे जो है अच्छे बच्चे भी आएंगे, सारा एक सिस्टम, नया कॉलेज भी इसी तरह चलता है कि स्टार्ट में वहाँ टीचर नहीं होते, स्टूडेंट नहीं होते, और फिर किस तरह वो बिल्ट होता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये हम इसको प्राइवेट करके और अपनी तरफ से ये बर्डन है हमारे ऊपर, तो फिर ये बुनियादी सहूलतें तो रियासत ने देनी होती है ना, और उसमें उनको उनकी सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं है। अब कॉलेज की फीस बहुत मुनासिब है, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ना चाहे तो वो इसमें पढ़ सकता है, लेकिन जब आप इनको बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रह जाएंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि जब तक एजुकेशन नहीं आती तब तक जो है वो माशरा तरक्की नहीं कर पाता। तो फिर ये जो दोहरा म्यार है ना, ये नहीं चलेगा कि एक तरफ कहा जाता है कि जी एजुकेशन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है और दूसरी तरफ उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वो तो सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज या जो भी इदारे जिसको थोड़ा आप सपोर्ट करें, कुछ वो वर्कआउट करें, तो एक बैठ के एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे उसमें इंप्रूवमेंट आए, ताकि फिर माशरे में बेहतरी आए। ये बिल्कुल। चीज तो है। प्रोफेसर शगुफ्ता, मैं चाहूंगी अगर आप ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप लोगों से मुतालबात या बात करने की कोशिश की जाती है, तो क्या आप उस पर एग्री होंगी, और क्या चीजें होंगी जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले सॉल्व करनी पड़ेंगी? हम मिल बैठ के उनके साथ सबसे पहले यही है, उनसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उनको हुक्म तो नहीं दे सकते कि आप जो है इसको जो है आप निजकार की तरफ जा रहे हैं, इनको प्राइवेट करने की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर के तहत इनको करना चाह रहे हैं, इसको ना करें। इसलिए कि आप इस तरह करें कि जिस तरह ये अदारे पहले चल रहे हैं उसी तरह इनको चलने दें, इसलिए कि इसमें एक मुतवसत तबके का भी बच्चा जो है वो सस्ती और मियारी तालीम जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो इस पे हमारी इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो फिर तो हम लोग जो है इस पे एग्री नहीं उनके साथ करेंगे। हमारी जो मुतालबात है, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यही है, सिर्फ हम अपने ही उसमें साथदा ही की नहीं चाहते कि उसमें हमारा फ़ायदा हो। हम आज का जो हमारी यूथ है, आने वाली जो नस्ल है, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनकी जो है वो सस्ती और मियारी तालीम वो जो है वो हासिल कर सकें। बिल्कुल जहांगीर, अगर इन सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा फातिमा, गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करने के बजाय इनकी तादाद बढ़ाए, क्योंकि देखें एजुकेशन जो है, हम मैट्रिक तक बच्चे को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और हर साल तालीमी बोर्ड में तकरीबन 2 लाख बच्चा सिर्फ फैसलाबाद से अपीयर होता है और उनके पास आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है। और सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो बोर्ड के पास बच्चा रह जाता है 1 लाख, यानी कि हर साल 1 लाख बच्चा मैट्रिक के बाद एजुकेशन से फेज आउट हो जाता है। और अगर इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे तो वो 1 लाख से भी शायद आहिस्ता आहिस्ता 50,000 पे हम आ जाए। तो इनको चाहिए कि 2 लाख बच्चा अगर मैट्रिक पास करता है तो 2 लाख बच्चों के लिए कॉलेज की फैसिलिटी फराहम करें। अब ये उनको फैसिलिटी बढ़ाने के बजाय और कम कर रहे हैं, तो मेरी भी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट और तजवीज़ भी होगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की तादाद बढ़ाए, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद में 600 स्कूल होंगे और 40-50 कॉलेज होंगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल जहांगीर, और जैसे कि आज के डिस्कशन से आप लोगों को एक आइडिया हुआ होगा कि लाजमी तौर पे ज़रूरत है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाए, ना कि और मुश्किल बनाया जाए। ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ किसी का कोई एजेंडा है, ना तो कोई पर्सनल मोटिव्स होते हैं। एज जर्नलिस्ट हमारी कोशिश होती है कि आवाम का जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको मंजर आम पर लेकर आएँ, हाईलाइट करें, ताकि
बात करें लोग उस बारे में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों को, आपने ज्वाइन किया हमें आज के सेगमेंट। जहांगीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जी अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारी हमेशा इतनी आदत हो चुकी होती है, इतनी जल्दी होती है लाइफ में कि हम लोग अपना ध्यान रखना भूल ही जाते हैं, अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि वक्त निकालें, प्रायोरिटाइज करें अपनी सेहत को। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली आप किसी भी और काम को किस तरह से कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारियां हो, काम हो, करियर्स हो, एम्बिशंस हो या फिर पढ़ाई हो, कोई भी काम हो या सिर्फ इंजॉय क्यों ना करना हो, इंजॉय करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप ऑटोमेटिकली मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। तो जो ये आपको पता है कि नाश्ता बनाना हो, लंच बनाना हो या डिनर बनाना हो, कुकिंग ऑयल एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा असर पड़ता है ओवरऑल सेहत पर भी आपकी और साथ ही साथ आपकी डाइट पे भी बहुत असर पड़ता है। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि अगर आप गोल्डन कुकिंग ऑयल में कोई भी खाने बनाते हैं, चाहे वो आपका नाश्ता हो, चाहे वो आपका लंच हो, चाहे वो आपका डिनर हो, तो सबसे पहले तो आपकी सेहत उससे बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है गोल्डन कुकिंग ऑयल में वो सब मौजूद है, जिसका मतलब है आप जो भी मील आप खा रहे होंगे उसके साथ साथ आप ना सिर्फ इंजॉय कर रहे होंगे टेस्ट को, बल्कि उसके साथ साथ आप अपनी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी पूरा कर रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है आजकल आम रेसिपीज़ तो चलती हैं, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न रेसिपीज़ भी लोग ट्राई करते रहते हैं, जो कि कभी फ्यूजन रेसिपीज़ होती हैं, चाइनीज़ मिक्स हो गए देसी से और देसी मसाले आप डाल रहे होते हैं, या फिर एयर फ्रायर में बनी हुई रेसिपीज़ भी लोग बहुत ट्राई करते हैं। बेकिंग लोग बहुत इंजॉय करते हैं आजकल। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि चाहे आप लोगों की ट्रेडिशनल कुकिंग हो, जिसमें आप कोई अपनी नानी की या दादी की रेसिपी बना रहे हो जो जनरेशन से आपकी फैमिली में चलती आ रही हो, या फिर कोई मॉडर्न टेक्निक से नई रेसिपी जो कि आपने शायद कहीं पर व्लॉग में देखी है या कहीं हेल्दी रेसिपीज़ में आपने देखी है, आप वो बनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी रेसिपी हो गोल्डन कुकिंग ऑयल में वो प्रिसीजन के साथ बनेगी, जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपका प्रिसाइज होगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा अपने खाने को बनाने के लिए। और साथ ही साथ चाहे आप उसको एयर फ्रायर में बना रहे हो या ओवरऑल आप नॉर्मल स्टोव के ऊपर बना रहे हो या बेक कर रहे हो, आपका खाना लज़्ज़त से भरपूर होगा, लेकिन साथ साथ लो इन कैलोरी भी होगा। ऑफ कोर्स आज की दुनिया में फिटनेस का सब लोग ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, खाने पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि हम पंजाबी भी हैं, देसी भी हैं, और कौन देसी फूड एंजॉय नहीं करता है, चाहे फिर वो बिरयानी हो, चाहे फिर मज़ेदार सी कढ़ाई हो, कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं है खाने पर बिल्कुल भी। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि आपके खाने जो हैं जायके में भी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ लो इन कैलोरी भी होंगे। ऑफ कोर्स आपको पता है नाश्ते की बात करें या सुबह के वक्त की बात करें तो एक चीज़ के बगैर किसी की भी सुबह कंप्लीट नहीं होती है, स्पेशली मेरी सुबह और फैसलाबादियों की सुबह जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती है। ऑफ कोर्स मैं चाय की बात कर रही हूँ, चाय का एक कप हो और आप अपनी सुबह जो है वो शुरू करें, अपना दिन जो है वो शुरू करें, उसके बाद ही आपका दिन जो है आप एक्टिवली गुजार सकते हैं। जो भी आपके काम हो, जो भी टास्क्स आपने दिन के लिए, यानी कि जैसे टू डू टास्क जो हैं आजकल बड़ी लोग बनाते हैं और होता है कि अच्छा ये काम है जो कि अपने दिन के थ्रू आउट करने हैं, तो ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्टिव हो, रिफ्रेश हो। अगर चाय की बात करें तो आज मैं डियर टी की एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकेट है उसको मैं बना रही हूँ। और ऑफकोर्स पत्ती आप पे डिपेंड करते हैं कि आप तेज़ पत्ती पसंद करते हैं या फिर लाइट पत्ती आपकी प्रेफरेंस है, बिकॉज डियर टी बनाने वालों का ये दावा है कि अगर आप लाइट क्वालिटी जो है वो पसंद करते हैं, यानी कि कम पत्ती पसंद करते हैं, तो आप एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती पसंद करते हैं तो आप लोग दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और ऑफकोर्स चाय जो है उसका रंग देखकर, उसकी खुशबू देखकर ऑलरेडी जो है मुंह में पानी आना शुरू हो गया और दिल करे कि जल्दी से चाय जो है वो पी लें, लेकिन चाय बन रही है साथ साथ। और डी बनाने वालों का ये भी दावा है कि ऑफकोर्स टी लीव्स जो हैं बेहतरीन बागात से चुनकर लाए जाते हैं, सैंपल भी खुद किया जाता है और आपके नियरेस्ट स्टोर पर अवेलेबल है। इवन एक्स्ट्रा वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। जितनी देर मेरी चाय तैयार हो रही है आप लोग ऐसे करें, आप एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने अपनी चाय जो है वो ऑलमोस्ट बना रही थी, बहुत ही मज़ेदार सी टी की चाय जो है वो ऑलरेडी मैंने पी ली है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारा ये जो दूसरा सेक्शन होता है शो का,
हमारी कोशिश होती है कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि फैसलाबाद शहर के हवाले से हों, जो हेल्पफुल हों, इन्फॉर्मेटिव हों, वो आपसे लाजमी तौर पे शेयर करें। आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे। हेल्थ के हवाले से बात करें तो हमेशा हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, और हम चाहते हैं कि फैसलाबाद शहर के जो लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के हर इंसान जो है वो सेहतमंद हो। लेकिन ऑफ कोर्स हो आपके पास, आप जहां भी जिस इलाके में, जिस एरिया में रहते हैं, वहां पर वो सारी फैसिलिटीज़ और एक्सपर्ट्स मौजूद हों जो कि आपको उस हेल्थ इशू से डील करने में मदद कर सकें, चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, लाजमी तौर पर बहुत बहुत ज़रूरी है। आज भी इसी हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद के अंदर हम तो यही चाहते हैं कि ऑफकोर्स सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हो, साथ ही साथ डायग्नोसिस के लिए भी डेफिनेटली डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ जो है, मशीनरी, इक्विपमेंट अवेलेबल हो। और आज भी इसी हवाले से आप लोगों को भी आगाह करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। खास मेहमान हमें ज्वाइन करें स्टूडियो के अंदर। इंट्रोडक्शन मैं आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ जी हबीब सुल्तान मौजूद हैं जो कि CEO केनाल मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। ऑफ कोर्स जिस तरह से मैं बात करती कि हेल्थ एक बहुत बड़ी नेमत है, और हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी स्पेशली ट्रीटमेंट को लेकर, डायग्नोसिस को लेकर बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन लेट डायग्नोसिस की वजह से या ट्रीटमेंट सही ना होने की वजह से इश्यूज पेश आते हैं। हम ब्रेक में भी इस हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा हमें फैसिलिटीज़ के हवाले से बताएं, साथ ही साथ इक्विपमेंट के हवाले से और स्टाफ के हवाले से भी बताएं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। अच्छा, ये डिटेल बताने से पहले मैं थोड़ी स्टैट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि पाकिस्तान में 1,20,00,000 लोग इस वक्त हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है। जी। तो ये बहुत ही अलार्मिंग फिगर है। इसमें सबसे बड़ी वजह ये हमारे हेल्थ केयर के सेटअप्स है, और ये WHO ने रिपोर्ट दी है। ये कोई किसी छोटी मोटी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है, बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है। तो इसके मुताबिक पाकिस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन हेपेटाइटिस बी और सी की हेल्थ केयर सेटअप्स की वजह से, जहाँ पे ट्रीटमेंट्स ऐसे किए जाते हैं कि इसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मसलन OT में ऐसे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं की जाती, SOPs का फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा जो लैब्स हैं, हमारी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी वजह जो है वो क्वैकरी है, जहाँ पे जिनको पता ही नहीं है कि कैसे ट्रीट करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले भी, हमारा विजन है कि हम ऐसा सेटअप लोगों को प्रोवाइड करें, और वो ख़ास तौर पे वो अफोर्डेबल हो। तो इससे पहले हमने इस्लामाबाद में एक सेटअप शुरू किया है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है कि हमने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो इसके बाद हमने ये भी रिसेंटली स्टार्ट किया फैसलाबाद में, केनाल रोड पे है, एक्सेस में है लोगों के। और एक मैं मज़ीद बताना चाहता हूँ कि हमारा सेटअप देख के लोग कहते हैं ये तो बहुत महंगा होगा, तो शायद वो अवॉइड करें इस चीज़ से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप्स फैसलाबाद में मौजूद हैं, उनमें टॉप ऑफ द लाइन हमारा सेटअप आता है। लेकिन जो अगर आपकी इसकी प्राइसेस का कंपैरिजन करें, तो ये जो आम छोटे मोटे सेटअप्स हैं उनसे भी शायद आपको कम प्राइसेस मिलें। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास सारा का सारा स्टॉक जो है, ख़ास तौर पर डायग्नोस्टिक सेंटर का, क्वालिफाइड है। पैथोलॉजिस्ट से लेकर टेक्नोलॉजिस्ट तक, और जो टेस्ट रन करने की मशीन, जो ऑपरेटर्स हैं, वो भी सारे के सारे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ख्याल रखा है कि आपको पता है कि अगर डायग्नोस गलत हो जाए तो उसकी मेडिकेशन भी गलत होती है, उसका अगर कोई प्रोसीजर करना पड़ता है OT वगैरह में तो वो भी गलत होता है। तो इसलिए हमने ख़ास ख्याल रखा है कि हम डायग्नोस जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिसाइज और एक्यूरेट करें, ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए हमारे सेटअप की वजह से। तो फैसलाबाद से क्या रिस्पांस मिला है अभी तक? जी माशाल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं थी, ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। लोगों को चूँकि जो आता है उसको पता चलता है कि यहाँ एक तो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और दूसरे नंबर पे इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमारे पास कोई भी डॉक्टर जो है वो FCPS से कम नहीं है, यानी कि क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। किसी भी डिजीज़ के मतलब आपने मशवरा करना है अगर डॉक्टर से, तो क्वालिफाइड डॉक्टर आपको मिलेगा। और जिसमें मैं अब ख़ास तौर पे आपको बता दूं डिपार्टमेंट्स हमारे पास कौन कौन से। हमारे पास सबसे मेन जो डिपार्टमेंट गायनी का है, जिसमें डॉक्टर कनीज़ फातिमा है, जो FCPS स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 12 साल से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फाइक हैं, वो सीनियर हैं, वो भी 12-13 साल से फील्ड में मौजूद हैं और
काफ़ी उनका नाम है। इसके अलावा पीड्स में है जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, वो भी इसी तरह 12-13 साल से FCPS डॉक्टर है, डॉक्टर खालिद मंजूर है। और इसके साथ हमारे पास डॉक्टर राना सुहेल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं जिना हॉस्पिटल में और लाइड हॉस्पिटल में। डॉक्टर इमरान इफ्तिखार हैं, वो भी FCPS हैं। और भी हर डिजीज़ के मतलब, हर स्पेशलिटी के मतलब हमारे पास स्पेशल डॉक्टर हैं जो अपने फील्ड के माने हुए हैं, बहुत पॉपुलर हैं। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स अगर ओवरऑल बात करें टेस्टिंग के हवाले से, तो एट द मोमेंट फैसलाबाद में कौन सी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ क्राइसिस आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है? फैसलाबाद की हम स्पेशल भी बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, जैसे आपको मैंने स्टैट शेयर की हेपेटाइटिस बी और सी की, इसी तरह अगर आप डेथ रेशो देखें कि हमारे जो पूरे पाकिस्तान में डेथ्स होती हैं उसमें 20% डेथ्स कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ की वजह से होती है, जिसका मतलब कि हार्ट अटैक की वजह से लोग 20% मर जाते हैं। अब इसमें ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए, अगर आप अपने डॉक्टर से टाइमली मशवरा कर लें और उसकी मेडिकेशन शुरू कर लें तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। और अगर हार्ट डिजीज़ की टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं डायग्नोस्टिक सिम्टम? हाँ जी, जैसे ही हार्ट की डिजीज़ को स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का मसला होता है। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मली ब्लड प्रेशर का मसला होता है उसके बाद ही दूसरी डायग्नोसिस की तरफ हम जाते हैं। मतलब अगर किसी को डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इको हार्ट का करवा ले, तो वो उससे पता चल जाता है कि इसको कितनी पुरानी बीमारी है, तो फिर जो है कंसल्टेंट जो है डॉक्टर जो है उसको आसानी होती है कि वो मेडिकेशन जो है वो सही उसको रिकमेंड कर सके। बिल्कुल। और तो ये दोनों फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और वो हर वक्त मौजूद, सुबह से शाम तक आप जब भी आएंगे आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा और ख़ास तौर पर डायग्नोसिस आपका अच्छा होगा। ये हमने और हार्ट डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए इको एक आपने मेंशन किया, उसके अलावा और कौन सी जो है? हाँ, बाकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं हार्ट के, अब ये है स्टार्टअप जहाँ से डायग्नोज शुरू होता है, उसके बाद फिर मेडिकेशन दी जाती है। अगर मेडिकेशन से देखे कि डॉक्टर को पता चलता है कि ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है सिचुएशन, तो वो मेडिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर उसको लगे कि ये इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए किसी खास प्रोसीजर की ज़रूरत है, जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे पास सारी फैसिलिटी मौजूद है। और हमारे अच्छे हॉस्पिटल के साथ MOU है जहाँ हम किसी भी हम पेशेंट को कहीं भी छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्टेज पे, हम उसको मुकम्मल उसका इलाज करके जब तक वो सेहतमंद नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हार्ट डिजीज़ के अलावा और कौन से, हेपेटाइटिस की आपने बात की साथ? जी, हमारे पास हेपेटाइटिस का, किडनी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट मौजूद है। इसके अलावा आई की चेकअप की फैसिलिटी और उसके जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ आई के मतलब। और इसके अलावा हमारे पास चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं, यानी मेडिकेशन के तकरीबन सारे शोबाजात हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। आप कह रहे थे आप आई टेस्टिंग के हवाले से बात करें। हाँ जी, आई के मतलब मैं आपको खास तौर पर बताता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट की हुई है उन लोगों में जो अफोर्डिंग नहीं है, पुअर जो बैकग्राउंड रखते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसीजर ऐसा 15 से 20 हज़ार कम अज़ कम इस पर लगता है। मतलब कैटरेक्ट की सर्जरी करवानी पड़ती है हम लोगों को, तो ऐसे लोग कम हैं जो इसको अफोर्ड करते हैं। तो हमने एक ऐसा भी अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि हम साल में 500 से 600 लोगों की बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज कैटरेक्ट सर्जरीज करते हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो फिर हम, ये नहीं है कि हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं, हम आपको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे और बिल्कुल वैसा ही आपका भी प्रोसीजर होगा जैसे हम एग्जेक्टिव सर्विस में देते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? अफोर्डेबिलिटी ऑफ कोर्स बीइंग अ मेन थिंग, उसके अलावा? जी, हम वैसे तो हमारा विजन जो है वो ये है कि जो आपके पास पेशेंट आता है वो उसकी अफोर्डेबिलिटी या नॉन अफोर्डेबिलिटी नहीं देखनी। जो हमारे पास आके कह देगा ना कि हमने ये फ्री करवाना है, हम उसको जवाब नहीं देंगे। और उसको ये है कि हम ये बता देते हैं कि हमारा ये शेड्यूल है जहां हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। और जो एग्जेक्टिव सर्विसेज चाहते हैं उसके लिए हमारे पास हर वक्त हमारे दरवाजे खुले हैं। आपको पता एक्सपेंसेस मीट करने होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हम किसी को हम रिफ्यूज़ नहीं करेंगे किसी भी अफोर्डेबिलिटी की वजह से। बिल्कुल। आपने बात की एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के हवाले से, वो भी थोड़े से आगे बताएं। हाँ, एग्जेक्टिव में इस तरह ये ऐसे है कि कुछ तो है ऐसी जनरल बीमारियां हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम हो गया या कोई हल्की फुल्की चोट लग गई,
तो वो तो हर डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है उसको। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स हैं जहां आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे न्यूरो के हैं, जैसे किडनी की कोई ख़ास डिजीज़ है, जैसे और भी मुख्तलिफ़ किस्म की गायनी की हैं या मेडिसिन की हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए रिकमेंड यही मैं करूँगा कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाएँ, जनरल प्रैक्टिस के पास ना जाएँ, कि अल्टीमेटली उससे आपके ही जो हेल्थ का इशू बनेगा। बिल्कुल। एक दफ़ा अगर स्टार्ट पे आप हल्का सा पेन लेके एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं अगर आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स टाइमली ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। अगर आप टाइमली डायग्नोज होंगे तो ही तो टाइमली ट्रीटमेंट आप शुरू कर पाएंगे। कितना ज़रूरी है? हाँ, इसमें बहुत से केसेस मैंने देखे हैं कि जो टाइमली अगर डायग्नोज हो जाते तो वो शायद 2 या 3 दिन में वो बिल्कुल रिकवर हो जाते। लेकिन चूँकि लोग आजकल, ये पता नहीं ये कैसा ट्रेंड है कि लोग अपने हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। यानी अगर भागा फिर रहा ना कोई बंदा, उसने नहीं कहना कि यार मैं ठीक हूँ, उसको हालांकि नज़र आ रहा है कि यार मेरा थोड़ा सा हार्ट का इशू है, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्ट में अगर डायग्नोज हो जाए तो ये ऐसी चीज़ें जो कंट्रोल हो जाती हैं। अगर आपको 30 साल की उम्र में भी खुदा न खास्ता शुगर डायग्नोज हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी रह गई। अगर आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, अपने हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी जो डॉक्टर रिकमेंड करे डाइट का ख्याल रखें, तो आप उसको 60-70 साल तक भी कैरी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टाइमली डायग्नोसिस का यही है कि आप अपने ही लिए अच्छा कर रहे हैं, अपनी ही हेल्थ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और स्पेशली किसी आपने खुद भी मेंशन किया कि अगर कोई चलता फिरता है तो पता भी चल रहा हो कि बीमार हो सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं कि ना ही डॉक्टर के पास जाना पड़े। इसके पीछे क्या वजह है? आखिर डॉक्टर के पास जाने से क्यों डरते हैं? हाँ, इसके पीछे मैं सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको बताऊं कि अफोर्डेबिलिटी है। अब उसमें मैं ये कहता हूँ, हाँ, खर्चा हो जाएगा। हालांकि वो बिल्कुल नॉमिनल सा खर्चा है। अब हमने आपको बताऊं कि अपने सेंटर में हमने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया फीस रखी। 100 रुपया तो आपको पता है आजकल इतनी कोई खास वैल्यू नहीं रखता। 100 रुपया दे के आपको अगर टाइमली डायग्नोज हो के आपको पता चल रहा है कि क्वालिफाइड डॉक्टर आपको कोई अच्छा मशवरा दे रहा है, आपको अगर कोई थोड़ी बहुत बीमारी है तो उसकी मेडिसिन भी दे रहा है, तो वो कोई ख़ास नहीं है। सिर्फ 100 रुपीज़। हमारे पास इमरजेंसी के लिए सुबह से लेकर रात तक क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हुए हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ में वो ट्रीट करते हैं। सही। और उसके अंदर मेडिकेशन भी दी जाती है? उसके अंदर मेडिसिन भी शामिल है, इनिशियल जो 1 या 2 दिन की। लेकिन अगर कोई ख़ास मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रिलेटेड है, तो फिर आपको उधर भी रेफ़र किया जाता है कि अगर आपको कोई ख़ास बीमारी है कि वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहती है, तो उसके लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मशवरा करें। क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज़ है जिससे कीमती कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। कोई अगर कहे कि आप हेल्थ मुझे दे दें, मुझसे इतने पैसे ले लें, वो हम नहीं मानेंगे। लेकिन हम हेल्थ को कंप्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं पैसों के लिए। इसलिए मेरा तो यही है, एक्सपीरियंस भी यही है कि हमें हेल्थ को सबसे टॉप पे रखना चाहिए। किसी भी इशू को हम स्टार्ट में पकड़ें, उसको डायग्नोज करें और उसको ट्रीट करें, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जान है तो जहान, आपको पता है, फिर इसके लिए तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हम शायद भूल जाते हैं कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। दुनिया के काम और ज़िंदगी के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी और काम, कोई भी और टास्क करना भी मुश्किल हो जाता है। और कर भी ले तो ऑफ कोर्स अगर वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो एट द एंड चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इस्लामाबाद में ऑलरेडी आप लोगों का एक सेटअप मौजूद है, और जैसे कि शुरू में बिल्कुल आप मेरे से बात कर रहे थे तो आपने मेंशन किया कि ये एक स्टार्टअप है। तो इसके पीछे विजन क्या था और क्या आइडिया था? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया जैसे कि विजन हमारा यही है कि हम अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें और विद क्वालिटी प्रोवाइड करें। अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि क्वैकरी अपने अरूज पे है और इसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ख़ास तौर पे गायनी के बहुत ज़्यादा केसेस ख़राब आते हैं हमारे पास। इसके अलावा जो डायग्नोसिस है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक पेशेंट को देखा है, उसने अब एक सिंपल सा टेस्ट करवाया था, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया था एक बहुत अच्छी लैब से फैसलाबाद में।
अब वो यहाँ से उसको क्रॉस चेक करने आया कि अब ब्लड ग्रुप ऐसी चीज़ है जो बहुत नॉमिनल छोटी मोटी चीज़ है जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ही गलत टेस्ट किया गया था वहाँ। अब इतनी बेसिक सी चीज़ पे अगर एक लैब ने उसको ब्लड ग्रुप पे ही गलत उसकी डायग्नोसिस की हुई है, तो अगर एडवांस टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या हाल होगा। इसी तरह जो दूसरी मेडिकेशन है, अब गली मोहल्लों में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो उनके पास वो एक स्पेसिफिक 2 या 3 किस्म की मेडिसिन पड़ी, उन्होंने हर पेशेंट को उन्हीं से ट्रीट करने। बिल्कुल। तो ये तो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं है। इंटरनेशनली आप देखें तो इसको तो बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन चूंकि हमने पैसे देखने हैं या इसको हेल्थ को लीस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, तो हमें फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल। और इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात करें, जो वहाँ पर आपका सेटअप है उसको कितना अरसा हो गया है, और वहाँ के रिस्पांस में और यहाँ के रिस्पांस में क्या डिफरेंस है? इस्लामाबाद में आपको पता है कि जनरली अवेयरनेस ज़्यादा है हेल्थ के मतलब, और एजुकेशन का वहाँ लेवल भी हाई है, तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोगों को पता है कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, ख़ास तौर पे उनको ये भी पता है कि हेल्थ का कौन सा इशू हो तो हमने किस जगह पे जाना है। तो वहाँ तो बहुत अच्छा है। फैसलाबाद में निस्बतन कम है, आपको पता है एजुकेशन रेट भी यहाँ इस्लामाबाद से कम है, वैसे तो जनरली अच्छा है, लेकिन इस्लामाबाद से थोड़ा सा कम है। बिल्कुल तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है वहाँ से। बिल्कुल। और अगर स्पेशली फैसलाबाद के हेल्थ एनवायरनमेंट की बात करें, और जैसे कि आपने कहा कि छोटा सा जो मिस डायग्नोसिस है, जैसे कि ब्लड ग्रुप गलत टेस्ट हो जाना, इससे कितने इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम है मिस डायग्नोसिस? मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने अभी जिक्र किया ना कि ब्लड ग्रुप गलत डायग्नोस हो गया, ये बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू है। बहुत छोटा सा टेस्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू। अगर किसी को गलत ब्लड ग्रुप का आप स्टार्ट कर दें, इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दें ब्लड की, वो एट द स्पॉट डेथ हो जाएगी उसकी, इतना ये बड़ा इशू है। यानी कि फेटल हो सकता है। फेटल, बिल्कुल एट द स्पॉट डेथ होती है जिसको गलत ब्लड ग्रुप इन्फ्यूज कर दिया जाए। बिल्कुल। और ये जो आपने अभी तक सिनेरियो देखा है फैसलाबाद शहर के अंदर, कितने लोग मिसडायग्नोस हो रहे हैं, या जिस तरह से ये जो मिस्टेक्स हैं ब्लड ग्रुप में या डिफरेंट टेस्टिंग में, डायग्नोसिस में, कितनी आपको नजर आई अब तक? अभी अब अगर आप देखें, एलाइड हॉस्पिटल है, सिविल DHQ हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ अगर आप सुबह से शाम तक एक दफ़ा खड़े होकर देख लें तो वहाँ पे इतने ख़राब हुए केसेस आते हैं, ख़ासतौर पे जो विसिनिटीज़ हैं फैसलाबाद की, विलेजेस हैं, उसकी मेन वजह यही होती है कि उनको मिस डायग्नोज किया है या मिस ट्रीट किया है। मतलब लोकली उनको मिस डायग्नोज किया जाता है, जिसके बाद उनको फैसलाबाद आना पड़ता है, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं फैसलाबाद में, वहाँ पर उनको दोबारा से डायग्नोज करवाना पड़ता है, और पहला जो ट्रीटमेंट है, एक तो वक्त बहुत गुजर चुका होता होगा अमूमी तौर पर। एक तो पहला ट्रीटमेंट है, उसको पहले ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई होती है जिस्म में, तो पता नहीं होता कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी मिकदार की एडिशनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाँ जी, उसको एक तो वो ट्रीटमेंट पहले करना पड़ता है कि उसकी जो दवा का असर है उसको ज़ायल किया जाए, उसके बाद फिर उसका असल जो मसला है उसकी तरफ आया जाता है। ऐसे मसाइल चल रहे हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोसिस किन सिचुएशंस में आपको देखने को मिलता है? सिचुएशंस, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जो मिस डायग्नोसिस है वो ऐसी सेटअप्स में, ऐसे हेल्थ सेटअप्स में होता है जहाँ पे क्वालिफाइड लोग मौजूद नहीं हैं, जहाँ पे अगर फर्ज किया उसने मशीन कोई रख भी ली है टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके पास ऑपरेटर अच्छा नहीं है, जिसको पता नहीं, स्टाफ अच्छा नहीं है, तो वो कैसे डायग्नोज करेगा? फिर वो ऐसे ही करेगा, कोई गलत रिपोर्ट दे देगा। और पेशेंट ऐसा है कि जिसका एजुकेशन लेवल भी इतना नहीं है, और आम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें जो दिया गया है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो फिर मिस डायग्नोज होता है, और मिस डायग्नोज के बाद फिर उसका मिस ट्रीटमेंट, फिर अगली सारी स्टेजेस जो है ना, वो स्टार्ट से ही काम गलत हो जाता है। बिल्कुल। और गायनी के हवाले से भी आप बात करें थे, ऑफ कोर्स इट्स समथिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ माँ की ज़िंदगी के लिए लेकिन बच्चे की ज़िंदगी के लिए भी। एक पूरी फैमिली जो है ऑफ कोर्स एक तरह से रिलेट होती है, सिर्फ एक इंसान की जान नहीं होती है, बल्कि और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या सर्विसेज हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे स्टैट्स शेयर करूँ कि पाकिस्तान में 100 में से 5 से 6 बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ डेड हो जाते हैं, और उसकी वजह यही है कि उनको प्री नेटल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो उस लेवल का नहीं मिलता जिसका मिलना चाहिए। यानी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें चाइल्ड बर्थ से पहले
किन Checkup चीज़ों की करवाना ज़रूरत है, चाहिए। चेकअप्स की ज़रूरत है, या किन चीज़ों की, किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और उसके बर्थ के बाद हमें किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जिससे मदर की और चाइल्ड की हेल्थ बेहतर रहे। अब इस अवेयरनेस के ना होने की वजह से, और दूसरी तरफ हम एक अच्छे हेल्थ केयर सेटअप या अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता नहीं करते, उसकी वजह से हम इस सिचुएशन में है कि 5 से 6% बच्चे एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एट द टाइम ऑफ बर्थ किसी न किसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल। और इसमें प्रेमेच्योर बर्थ भी एक बहुत बड़ा इशू आजकल स्पेशली बहुत केसेस नज़र आते हैं। उस हवाले से कितनी अर्जेंसी है कि आप शुरू से प्रेगनेंसी के आप ट्रीटमेंट लें, अपने चेकअप करवाएं रेगुलरली, कितना ज़रूरी है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इसमें तो 100% आपको किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस पे कि आपने किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा नहीं करना। जैसे ही आपको पता चले कि हमें ज़रूरत है, आप फ़ौरन किसी न किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको बता सके, कम से कम गाइड कर सके आपको किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये सारी जितनी भी स्टेज है, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ये न्यूट्रिएंट्स पे चल रही होती है। इसमें मेडिकेशन इतनी फास्ट नहीं दी जाती, इसमें न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखा जाता है। अब वो आपके डॉक्टर को बेहतर पता है कि आपने किस चीज़ की कमी है और आपने किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल। और अफोर्डेबिलिटी क्योंकि ऑफ कोर्स इज एट द हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मैं लाजमी तौर पे चाहूँगी बहुत सारी ऐसी मदर्स या फैमिलीज जो कि बिलोंग करती हैं ऐसे एरियाज से जहाँ पर उनके पास या तो एक्सेस नहीं है या तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो लाजमी तौर पे उनकी मदद कैसे की जाएगी? हाँ, इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताता चलूँ। एक तो हम हर वक्त हमारे दरवाजे खुले हैं, आप अगर अफोर्डिंग नहीं है आप हमारे पास आएँ, हम आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। और दूसरा, हम हर महीने एक फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। अच्छा। और कल भी हमारा हर एक मेडिकल, month? हर महीने, बिल्कुल ठीक। कल भी हमारा कैंप है। उसमें हम जनरल पब्लिक को एक्सेस देते हैं अच्छे डॉक्टर्स के पास, उनको फ्री मेडिसिन भी देते हैं। ख़ास तौर पे हम जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके जो टेस्ट हैं वो फ्री करते हैं। बिल्कुल शुगर और ब्लड प्रेशर के जो जनरल एक बीमारी आपको पता पाकिस्तान में, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली मेरे ख्याल तकरीबन है बहुत परसेंटेज बहुत हाई होगी। आई वुड लव टू से दैट। अब इन लोगों को हम जनरली इनवाइट करते हैं, आप आए हमारे पास, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, 1 रुपया भी आपकी जेब से नहीं लगेगा। आपको शुगर का, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसका डायग्नोसिस भी किया जाएगा और आपको उसका बताया भी जाएगा कि आपने किस तरह अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है अगर आपको डायग्नोस होता है। उसके साथ आपको फ्री मेडिकेशन भी दी जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो हमें पता है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू है, इसलिए हम इनको टारगेट करते हैं। और स्पेशली डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो अब सही में बोलने का दिल तो नहीं करता है कि कितनी हाई परसेंटेज है हमारे कंट्री में और हमारी सोसाइटी में। शायद लाइफस्टाइल की वजह से भी, कुछ डाइटरी हमारी जो एक आदतें बनी हुई हैं, हैबिट्स बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स इट्स रियली डिफिकल्ट जो करंट सिचुएशन है, और मैं चाहूँगी उस हवाले से भी बात करें, लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त होगा। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आप लोग फिजिकली हेल्दी हों ताकि मेंटली भी आप हेल्दी हों और अपनी ज़िंदगी की जो भी भाग दौड़ है, जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है, एम्बिशंस हैं, ख्वाब हैं, उनको कम्प्लीटली पूरे कर सकें और कोई उसमें आपको फिजिकल हेल्थ के हवाले से कोई मसाइल ना हो। फैसलाबाद शहर की बात करें तो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि जितनी भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हों, फैसिलिटीज़ मौजूद हों ताकि टाइम पर डायग्नोस भी हो सके और साथ ही साथ टाइमली इलाज भी शुरू हो सके। रेगुलर चेकअप्स को हम एक आम रूटीन में अपनी ऐड करें कि भाई रेगुलरली चेकअप करवाना है, डॉक्टर से भागना नहीं है, टेस्टों से भागना नहीं है, बल्कि एक्चुअली में जाकर अपने टेस्ट करवाने हैं, प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना है, डायग्नोसिस लेना। और जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, लाजमी तौर पर अब फैसलाबाद में ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर आपका ख्याल रखा जा रहा है और
अफोर्डेबिलिटी का बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि हर किसी की पहुंच में इलाज करवाना हो, हर किसी की पहुंच में ये फैसिलिटीज़ और एक्सपर्ट्स और ये जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो मौजूद हो। इसी हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें लैब्स के हवाले से, तो टेस्टिंग में लैब्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक गलत ब्लड रिपोर्ट जो है, सिर्फ कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, फेटल हो सकती है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए, और ट्रीटमेंट में बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी इस लैब्स के हवाले से बताएं, कितना ज़रूरी है कि लैब्स में टेक्नीशियंस भी एक्सपीरियंस्ड हों और कितना सेंसिटिवली चीज़ों को हैंडल करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊं कि किसी भी डायग्नोसिस के लिए आपको अगर रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो आप कम से कम 2 दफ़ा उसको डायग्नोस 2 जगहों से ज़रूर करवाएं। 2 जगहों से ज़रूर कम से कम 2 जगहों से ज़रूर करवाएं। उसकी ख़ास वजह यह है कि हो सकता है एक ह्यूमन एरर है, किसी इंसान ने ही करना है किसी मशीन की मदद से आपका टेस्ट। अगर वो कोई टाइपिंग मिस्टेक कर देता है, कोई किसी भी किस्म की मिस्टेक कर देता है जिससे आपका डायग्नोसिस वो गलत लिख देता है, तो कम से कम वो आपका स्पॉट हो जाएगा। जैसे ये अभी मैंने एक केस आपको रिसेंटली शेयर किया कि 2-3 दिन पहले का ये केस। तो अगर आप 2 जगहों से इसको टेस्ट करवा लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। आपका डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ही यही मसला है। फिर आपका ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा उसका और आपकी हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अपने सेटअप की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक तो मशीनरी हमने बिल्कुल न्यू ली है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और दूसरा हमारे पास स्टाफ जो है कम से कम एक्सपीरियंस उनका 5 साल है, जो कम से कम जो हमारे पास ऑपरेट कर रहे हैं, जो सेकंड लाइन के हमारे मैनेजर्स हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है लैब की, ये सब जो सारे हैं ये कम से कम 5 साल का इनका एक्सपीरियंस और अच्छे सेटअप्स का एक्सपीरियंस है। तो इसमें फिर आपको पता है फिर जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो इंश्योर होती है अगर स्टाफ अच्छा हो। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसमें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट हैं, हिस्टोलॉजी के टेस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं, साइटोलॉजी के टेस्ट हैं, यानी कि हर किस्म के टेस्टिंग जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट अवेलेबल है। बिल्कुल। और एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है किसी भी स्टाफ के लिए, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करें। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि जितना कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अगर एक बंदा उसने अभी 1 हफ्ता पहले काम शुरू किया और एक बंदा वो 10 साल से वो काम कर रहा है, फ़र्क तो होगा उसमें। उसको तो अपनी फील्ड में ही ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ, हमारे जो लैब के मैनेजर हैं वो मुझसे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार ये एक टेस्ट करवाया किसी ने, तो मैंने उसको ये एडिशनल चीज़ें रिकमेंड कर दी उसी बेस पे कि मतलब उसकी अगर लिपिड की प्रोफाइल जो है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि इसकी शुगर का मसला हो सकता है, इसको ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है और इसके किडनी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। कि ये एक टेस्ट से दूसरे मज़ीद जो है ना उसको एवेन्यूज़ का पता चल जाता है कि यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप उस तरफ भी देखें। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव है बिकॉज यूजुअली अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं तो आपको सिर्फ रिपोर्ट वापस कर दी जाती है और आपको एडवाइस नहीं दी जाती है। तो इज़ दैट समथिंग जो कि ऑफर की जा रही है? बिल्कुल, यही तो चीज़ है कि जो एक ही छत तले हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अगर आपका कोई डायग्नोसिस होता है हमारे पास, आपका कोई टेस्ट परफॉर्म होता है, उसकी रिपोर्ट के साथ साथ हम आपको गाइड भी करते हैं कि आपको किस किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या किस किस्म के मज़ीद डायग्नोसिस की ज़रूरत है। उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी मेडिकेशन लेनी है या किस सेटअप की तरफ जाना है। ख़ास तौर पे अगर आपने कोई प्रोसीजर करवाना है, कोई ऑपरेशन का प्रोसीजर करवाना है, तो उससे पहले ख़ास तौर पे अपने आप को 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर इंश्योर करें कि आप डायग्नोज हो रहे हैं। एक सेटअप से करें, दूसरे सेटअप से करें, उसके बाद फिर किसी सर्जरी की तरफ जाएं। तो ये रिकमेंडेशन है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। ठीक। और मेडिकल कैंप के हवाले से आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा उस हवाले से भी बताएं कि क्या फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी और किस तरह की टेस्टिंग की जाएगी। जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ब्लड प्रेशर की, शुगर की और शुगर में भी एक स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग मज़ीद भी होती है, वो भी हम फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। ये थर्सडे को फ्री ऑफ चार्ज? बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। कोई आप आएंगे, आपकी जेब में से 1 भी रुपया नहीं निकलेगा। आप आएंगे, आपको पहले डॉक्टर चेकअप करेगा, आपकी हिस्ट्री की बेस पे आपका टेस्ट किया जाएगा, उस टेस्ट की बेस पे आपको रिकमेंड किया जाएगा डाइट का भी और मेडिकेशन का भी।
और और ये अवेलेबल सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो अवेलेबल मेडिकेशन है वो आपको मेडिसिन भी फ्री ऑफ चार्ज दी जाएगी। बिल्कुल। और यह कितनी महीने में एक दफ़ा आपने मेंशन किया? हाँ जी। और अगर कोई चाह रहा हो आना इस कैंप में तो वो कैसे मुमकिन है? हाँ, इसका ये है कि आप हमारा सेटअप विज़िट करें या हमारे जो फ़ोन नंबर है उस पर कॉल करें। और वैसे आप वॉक इन भी करेंगे, थर्सडे वाले दिन सुबह 11 से शाम 3 बजे तक ये कैंप है। आप वॉक इन आएँ, आप अपनी बारी का इंतज़ार करें और आपको ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ बिल्कुल। और चार्ज दिया ये जाए। केनाल मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हाँ जी। में फ्री कैंप मौजूद है। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस हवाले से तो या तो नंबर जी, पर हाँ। कॉल कर लें या फिर वॉक इन सेंटर जो है हम्म। वहाँ पर आप आ सकते हैं। ये मेन कनाल रोड पे, वेस्ट कनाल रोड पे किया मोटर्स के साथ हमारा सेंटर है। जी। और हमारा नंबर 0418503744, ये नंबर है, इस पे आप कॉल करें तो और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना हर चाहते किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हैं, बिल्कुल आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर बहुत आम है, स्पेशली हर फैमिली में मेरा ख्याल है मौजूद है, किसी ना किसी को है, या तो आपकी अपनी फैमिली में होंगे या आप किसी को जानते होंगे जिनको है, अगर आपको खुद नहीं है तो भी। ये किस तरह से बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि अगर आपकी फैमिली में हो लेकिन फिर भी आप अगर प्रिवेंशन आप करना चाह रहे हो, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छा, ये शुगर और ब्लड प्रेशर ये खुद बीमारियां नहीं है, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों की रूट्स हैं। बहुत सी बीमारियों का ये सबब बनती है। तो अगर इनको हम कंट्रोल कर लें, मसलन हम अगर ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी किडनी भी सेव रहेंगे, हमारा दिल भी सेव रहेगा, हमारा जिगर भी सेव रहेगा। हमें इंटरनल ऑर्गन्स को सेव करने के लिए अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। और अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे हार्ट की डिजीज़ से हम बच जाएंगे, सडन डेथ से बच जाएंगे। हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है इंटरनल, जो ब्लड प्रेशर या शुगर से अफेक्ट हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमें इन दोनों को कंट्रोल करना है। और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेंगे, अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये कंट्रोल हो सकते हैं और इसमें कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं अराइज होगा। अगर हम इसको टाइमली डायग्नोज करें, इसको ट्रीट करें, तो हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं इन चीज़ों से। डाइट में कौन से सबसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही हैं ये शुगर में या हाई ब्लड प्रेशर? ये आपको पता है, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो आस्ता आस्ता वेस्टर्नाइज हो रहा है या चेंज हो रहा है। वेस्टर्नाइज तो नहीं मैं करूँगा, क्योंकि वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है। उनमें उन्होंने अपने जो फूड्स आइटम है उनको इतना स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ चूँकि हम इतना स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते अपने फूड आइटम्स को, तो हमें खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा इसका। मसलन हम बाहर से तली हुई चीज़ें ना खाएं, बेकरी की खुद चीज़ें को देख रेगुलेट के, करें हम। बिल्कुल। हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो है वो हर डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो इसीलिए रिकमेंड करता है कि वो हेल्दी हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। फ्रूट हम रेगुलर इस्तेमाल करें, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अब हम जैसे ही हम ये जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड को जितना हम ज़्यादा अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते जाएंगे, हम अपने ऊपर ही अपनी ही हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते रहेंगे। बिल्कुल। तो जंक फूड, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम जंक फूड को कैसे छोड़ सकते हैं। तो क्या बेहतर रहेगा कि अगर हम रेगुलेट करने की कोशिश करें कि अगर हम जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं लेकिन एक सेंस हो उसमें कि अच्छा भाई ऐसे नहीं कि दोपहर को, रात को, सुबह ब्रेकफास्ट में भी जंक फूड खाना है। हाँ, ये देखें, अब कुछ फैमिलीज में तो ये ट्रेंड बना हुआ है कि हमने जी शाम को आउटिंग के लिए जाना है बच्चों के साथ, और ज़ाहिर है वो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो वो रेगुलर उनकी लाइफ का हिस्सा है। अब उनमें अब ओबेसिटी भी आ रही है, मोटापा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्टार्ट में हो जाती है, और उसके अलावा फिर उसके साथ फिर ब्लड प्रेशर भी आता है। और जब हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, जो हमने इतनी हैवी डाइट खाई हुई है उसको हमने कंज्यूम नहीं करना, हमने फिर वो ज़ाहिर है वो फिर बॉडी का हिस्सा बनती रहेगी, वो लिपिड्स में कन्वर्ट होगी, वो मोटापे का बायस बनेगी। उसको अवॉइड करने के लिए हम एक ही हल है इसका कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के वॉक करें, सुबह ताज़ा हवा में सांस लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पोस्ट कोरोना साइड इफ़ेक्ट्स, आई थिंक मोस्ट पीपल जिनको कोरोना हो चुका है वो जानते हैं कि कोरोना होने के बाद भी महीनों तक, कई दफ़ा एक्सट्रीम केसेस जिनको हुए थे उनको सालों तक एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, एंड बहुत कॉम्प्लिकेशंस
आपको पोस्ट कोरोना होती हैं। अगर कोरोना आप सर्वाइव कर भी गए, बहुत सारे लोग नहीं भी कर सके, जो लोग कर जाते हैं उनको साइड इफ़ेक्ट्स महीनों तक देखने पड़ते हैं। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं, किस तरह से बेहतर तरीके से टेस्ट करवाएं या रेगुलर चेकअप्स, कितने ऑफन आपको डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए पोस्ट कोरोना? कोरोना के मतलब ख़ास तौर पे अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ आपसे कि कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कोविड में आराम से रिकवर हो गए, लेकिन बाद में उनकी सडन डेथ हुई है। उसकी रीज़न जो थी वो मेन ये थी कि उनके ब्लड प्रेशर का मसला हो गया था। तो इससे कुछ ऐसा, अब इस पर कोई स्टडी तो नहीं आई इंटरनेशनली, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर हो रहा है कि ब्लड में कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट पे इसका इफेक्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर सडनली जो है ना हार्ट अटैक होता है कोविड के पेशेंट को। इसलिए मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर चेकअप करवाएं पोस्ट कोविड। इसमें आपका जो है ना काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर एक लाइन में फैसलाबाद के शहरियों को कोई मैसेज देना चाहें? मैं एक विजन है हमारा, जनरल विजन है कि हम हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें सब लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो मैं ये सब लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी किसी भी किस्म की डिजीज़ को स्टार्ट पे पकड़ें और उसको ट्रीट करवाएं, उसको डायग्नोज भी करवाएं, उसको ट्रीट करवाएं। इसलिए इससे आपकी लाइफ पर लॉन्ग होगी। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत मैसेज और बहुत ही आला विजन है जो लोगों की बेहतरी के लिए, और स्पेशली आपकी हेल्थ जो है, जो बहुत बड़ी नेमत है, हम रियलाइज नहीं करते हैं, बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए बहुत अच्छा विजन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा।